अच्छा, लास्ट टाइम आपको पता है कि मैंने आपको जो लेक्चर डिलीवर किया था वो उसमें कोई कंफ्यूजन या टेस्ट आपको अपलोड कर दिया गया था लास्ट लेक्चर का। ठीक है, वो सारा का सारा एरर्स के रिलेटेड था और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमने पढ़ा था और प्रिसीजन और एक्यूरेसी को डिस्कस किया था। तो आज चूंकि हम डे 3 के लेक्चर को डिलीवर करेंगे, इसमें हम ऑल वेक्टर ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और फिर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ये ऑल वेक्टर ऑपरेशंस जो एफएससी और बीएससी लेवल पे हैं उसके सारे एस्पेक्ट्स को मैं कोशिश करूंगा कि आज इस लेक्चर में कवर कर लिया जाए। मेरा नाम मोहम्मद लुकमान यूसुफ है और मैं लेक्चरर हूँ फिजिक्स का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लियाकतपुर में। अच्छा, सबसे पहले ना हम इसकी बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर्स हैं क्या। वेक्टर्स असल में वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने चाहिए। ठीक है, उसकी यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तीनों होने चाहिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके साथ साथ वो ओबे करे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। ठीक है, ये मैं दोबारा से एक बात रिवाइज कर दूं कि हम एफएससी लेवल पे जो डेफिनेशन पढ़ाते हैं या बीएससी लेवल पे जो डेफिनेशन पढ़ाते हैं उसमें हम यही कहते हैं कि वेक्टर वो होना चाहिए जिसको डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट, मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन चाहिए, वो वेक्टर है। लेकिन इसकी कंप्लीट डेफिनेशन में ये बात लिखना लाजमी है कि वो ऐसी क्वांटिटी हो जो वेक्टर के लॉज ऑफ एडिशन को भी सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, तो उसको हम वेक्टर कहते हैं। मतलब वो बेशक उसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, लेकिन अगर वो वेक्टर्स के जो लॉज ऑफ एडिशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करती वो क्वांटिटी, तो फिर उसको हम वेक्टर नहीं कहेंगे, चाहे उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। और वेक्टर्स की जब भी बात की जाती है तो उसके कंपैरिजन में स्केलर के बारे में जरूर बताया जाता है कि स्केलर वो हैं जो फिजिकल क्वांटिटी जिनको बयान करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए, उसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, मास और डिस्टेंस और स्पीड वगैरह। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात नीचे आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आएगी, अभी जो बॉक्स वायलेट कलर में शो हुआ है कि वेक्टर मस्ट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मतलब कि वेक्टर को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन का जो वेक्टर का लॉ है जिसे हेड टू टेल रूल कहते हैं हम, या फिर एक दो और भी उसके लॉज हैं एडिशन के, तो वेक्टर को वेक्टर के लॉज ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करना लाजमी है। मतलब अगर उसकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यूनिट तीनों मौजूद हैं और वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर वो वेक्टर नहीं कहलाएगा, चाहे उसकी डायरेक्शन मौजूद है। ठीक है, तो इट विल नॉट बी वेक्टर ऑल्दो हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर कोई वेक्टर है और वो कोई क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर के जो लॉ ऑफ एडिशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर वो जो क्वांटिटी है वो वेक्टर नहीं हो सकती, चाहे उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मौजूद है, लेकिन वो एडिशन के लॉ को अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे करंट है। करंट को आपको पता है जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं, किसी सर्किट में हम बनाते हैं, तो हम उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं, साथ साथ उसकी मैग्नीट्यूड डेफिनेटली होती है। तो लेकिन करंट हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी में लाई करता है, उसको हम वेक्टर्स के साथ डील नहीं करते। रीजन क्या है इसकी? रीजन ये है कि करंट जो है वो लॉज ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करते। अगर एक ही तार में करंट, फर्ज करें एक तार है, उसमें करंट पहले 5 एम्पीयर लेफ्ट की साइड पे जा रहा था और उसी तार को हमने मोड़ के उसी का 5 एम्पीयर करंट हम वापस भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक ही तार में पहले करंट समझेंगे लेफ्ट की तरफ जा रहा है, फिर तार में मोड़ आ गया, मोड़ आने की वजह से वही करंट पीछे की तरफ भी आ रहा है 5 एम्पीयर का। अगर ये करंट वेक्टर हो और जितना करंट आगे जा रहा है 5 एम्पीयर, उतना नीचे वाला भी 5 एम्पीयर, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर वेक्टर के तौर पे इसको समझें तो ये वेक्टर की एडिशन के लॉज को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो इसकी रीजन ही ये है कि करंट जो है उसकी डायरेक्शन है, उसकी मैग्नीट्यूड है, लेकिन वो वेक्टर के एडिशंस के लॉज को सेटिस्फाई नहीं करता, और इस सेटिस्फेक्शन ना होने की वजह से करंट को स्केलर कैटेगरी में लाई करता है, वो वेक्टर की कैटेगरी में लाई नहीं करता। तो इस पेज पे जो भी तक सिंपल सी बातें हमने डिस्कस की हैं वो बातें सिर्फ यही हैं कि हमने अभी तक यही पढ़ा कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, और वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ साथ कौन सी इंपॉर्टेंट चीज और भी है। ठीक है, तो वो जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सी है? वो है इसके लॉज ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, आपने ये एफएससी में हमने पढ़ा भी है, पढ़ाई भी है ये चीज कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है दो तरह के मेथड है, एक ज्योमेट्रिकल मेथड है और एक जो है वो सिंबॉलिक मेथड है। ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या करते हैं कि हम एक लाइन लगाते हैं, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, जहां पर भी तीर का निशान है वहां पर फोकस करें कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसके जिस तरफ उसकी डायरेक्शन होती है उस वक्त उस तरफ को एक एरो हेड लगा देते हैं, और उसकी लेंथ जो है वो स्केल के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, और एरो हेड जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। तो जब भी
वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर को इस तरह से लेकर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उस लाइन की लंबाई स्केल के अकॉर्डिंग वेक्टर की मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, और इसके अलावा जिस तरफ को डायरेक्शन होती है उस तरफ को तीर का निशान लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हमें रिप्रेजेंट करना है किसी वेक्टर, किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में और उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, तो सिंबल से रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता है कि हम या तो उसको बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर उस वेक्टर के ऊपर हम क्या करते हैं, हम तीर का निशान बना देते हैं। उस वी, जैसे वी एक क्वांटिटी है और उसके ऊपर तीर का निशान बना दे तो मतलब वो एक वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है अगर वो रिप्रेजेंट करनी हो तो उसमें हम आपको पता है कि इस तरह का मॉडुलस साइन यूज करते हैं, जस्ट वी लिख देंगे तो वो मैग्नीट्यूड है। तो इस पेज पे बिल्कुल बेसिक बातों को डिस्कस किया गया है। जो एक थोड़ी सी समझने वाली बात थी वो भी एक बताई है। तो बेसिक बातें जो इस पेज के ऊपर डिस्कस हुई हैं वो ये है कि आपके पास वेक्टर है क्या। ठीक है। वेक्टर ऐसी चीज है जिसको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ साथ तीसरी भी एक अहम चीज चाहिए। वो तीसरी अहम चीज कौन सी है? वो तीसरी अहम चीज जो इसमें चाहिए वो है उसको, उस क्वांटिटी का वेक्टर के लॉज ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करना। ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि करंट जो है वो क्या करता है कि वेक्टर के लॉज ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करता। उसकी डायरेक्शन भी है, करंट की मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो वेक्टर के लॉज ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको वेक्टर के तौर पे डील नहीं कर सकते। तो इस पेज पे सिंपल सी हमने बातें की हैं, वेक्टर स्केलर में फर्क बताया है और वेक्टर की एक नेसेसरी कंडीशन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ उसका लॉज ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करना भी जरूरी है। और इसके बाद इसकी वेक्टर ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताइए जो कि डेफिनेटली आपको पता होगी, उसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये चीज इसमें कुछ ऐसे लफ्ज यूज होंगे जो आपके लिए थोड़े नए हो सकते हैं। सबसे पहले इस तरह के वेक्टर्स जो कि जिनको लाइक वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, ये कौन से होते हैं? तो दो या दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर्स जिनकी सेम डायरेक्शन हो, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन हो, तो वो दोनों वेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे? आपस में पैरेलल या लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है। जैसे सपोज एग्जांपल भी दी हुई है, एक बॉडी है वो ईस्ट की तरफ जा रही है, बी वाली बॉडी भी ईस्ट की तरफ जा रही है। अगर दोनों बॉडीज ईस्ट की तरफ मूव कर रही हैं तो फिर क्या होगा कि दोनों के जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं वो आपस में पैरेलल होंगे या लाइक वेक्टर्स होंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और डेफिनेशन है कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है। तो वेक्टर्स कोप्लेनर तब होते हैं जब वो सेम प्लेन में लाई करें। प्लेन डेफिनेटली आप समझते होंगे, टू डिमेंशनल चीज को प्लेन कहते हैं। तो अगर कोई वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई करें तो फिर वो वेक्टर्स क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। ठीक है। और अगर वो वेक्टर्स जो हैं किसी सेम प्लेन के वो पैरेलल हैं, दो वेक्टर्स हैं और वो किसी किसी सेम प्लेन के दोनों ही पैरेलल हैं, तो फिर वो तब भी आपस में कोप्लेनर होंगे। या तो दोनों सेम प्लेन में हो या दोनों ही किसी प्लेन के पैरेलल हो जाएं, तो वो तब भी क्या है? कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। हाँ, अगर वो किसी प्लेन के पैरेलल, किसी सेम प्लेन में नहीं है, डिफरेंट प्लेन्स में मौजूद है, या किसी सेम प्लेन के पैरेलल भी नहीं है, तो फिर वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। अच्छा, इसी तरह कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम हो। ठीक है। और इसके अलावा वो मतलब एक ही लाइन के ऊपर एक्ट कर रहे हो, तो वो पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। यानी कि एक ही लाइन के ऊपर होते हुए या एक ही लाइन के ऊपर होते हुए अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो फिर क्या हो जाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो वेक्टर हैविंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन और हैविंग द लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है, आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। दे मे बी सेम सेंस और अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर्स जो दोनों या तो एक दूसरे के पैरेलल भी हो, पैरेलल वेक्टर्स भी और एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी, ये दोनों किस कैटेगरी में लाई करते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स की कैटेगरी में लाई करते हैं। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हो या फिर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो फिर वो क्या होंगे? कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। जो लाइक या पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन ये है कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो, अपोजिट ना हो। लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन वाले और अपोजिट डायरेक्शन वाले, ये दोनों ही कोलिनियर वेक्टर्स हो सकते हैं। मतलब पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, जीरो या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर आपको पता है कि या नल वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है। और अगर ये वेक्टर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपस में कंसाइड कर जाएं तो डेफिनेटली उसकी लेंथ जीरो हो जाएगी, वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो होगी। तो उस कंडीशन में वो वेक्टर जो है वो जीरो या नल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी दी गई है कि वेलोसिटी वेक्टर उस वाले पार्टिकल का जो क्या है? स्टेशनरी है। एक चीज जो रुकी हुई है, अगर उसकी वेलोसिटी का वेक्टर आप देखेंगे तो वो नल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। तो इस
पेज पे क्या बताया गया, इस पेज पे जर्नल सी वो डेफिनेशंस या वो नेम्स बताए गए हैं जो आप इतने कॉमनली यूज नहीं करते। लाइक वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स वो हैं जो सेम डायरेक्शन में हैं। कोप्लेनर वो हैं जो सेम प्लेन में लाई करते हैं या सेम प्लेन के पैरेलल हों, तो वो कोप्लेनर होंगे आपस में। और कोलिनियर वो है जो आपस में पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उनको कोलिनियर वेक्टर्स कह सकते हैं। और जीरो और नल वेक्टर वो है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, जीरो होगी, वो जीरो या नल वेक्टर होगा। अच्छा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बड़ा फेमस वेक्टर है जिसको हम कहते हैं ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हैट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ऑब्टेन कैसे होता है, किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर को ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है और आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड हो और यूनिट वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड जब भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूं। अच्छा, इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो, पैरेलल भी हो, सेम सेंस हो, मतलब डायरेक्शन भी सेम हो। जरूरी नहीं कि उनका पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, लेकिन उनके पॉइंट हो सकता है कि एक सेम पॉइंट से स्टार्ट बेशक ना हो रहे हो, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, और इसके अलावा दोनों आपस में यानी कि पैरेलल हो जाएं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर वो वेक्टर्स होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर एक वेक्टर का तब बनता है जब हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये ए वेक्टर था, अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो वो उसका नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। मतलब किसी भी वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड उनकी इक्वल है, वेक्टर की और उसके नेगेटिव वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। पोजीशन वेक्टर वो होता है जो किसी भी वेक्टर की पोजीशन को शो करने के लिए लगाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इसको यूजुअली आर वेक्टर से शो करते हैं। अगर कोई एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो फिर हम इसको आई वेक्टर से शो करेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे होगा, जी एक्सिस के लॉन्ग के होगा। अगर किसी सरफेस की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं तो वो नॉर्मल टू सरफेस होगा, उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर भी डेफिनेटली आप लोगों ने एफएससी और इसमें पढ़ा होगा, ये इसको मैं ज्यादा डिटेल या ज्यादा बार बार डिस्कस नहीं करना चाहता। तो इस पेज पे भी बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशंस पढ़ी है यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर और पोजीशन वेक्टर की। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर्स की। अगर आपको कोई बंदा ये लफ्ज कहे ना कि वेक्टर बाउंड है, अगर कभी आपके लिए ये वर्ड यूज हो किसी क्वेश्चन में कि वेक्टर बाउंड हो गया है, तो बाउंड वेक्टर का मतलब ये है कि वो वेक्टर ना तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और ना ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर सकता है। मतलब वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट जिस जगह पर है ना, वो उसी जगह पे ही रहेगा। इनिशियल पोजीशन भी वेक्टर की सेम रहेगी, मतलब जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, जिस पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, वो पॉइंट वेक्टर वो पॉइंट को छोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो और वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो सकती। तो इस तरह के वेक्टर के लिए हम कहते हैं कि वेक्टर बाउंड हो गया। तो इसके लिए स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द वेक्टर इन विच पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन बोथ आर फिक्स्ड, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है। तो इस तरह का वेक्टर जो है वो क्या है, बाउंड वेक्टर है। जैसे कहीं पर फ्रिक्शनल फोर्स का वेक्टर देखें ना, तो अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स के वेक्टर को एक जगह से उठा के किसी और जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स का वेक्टर देखना शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली हर जगह से अगली जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह का वेक्टर जिसकी एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू हो, अगर पॉइंट उसका चेंज कर दें, उस वेक्टर को थोड़ा रिप्लेस कर दें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ले जाएं, तो अगर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड में फर्क आ रहा हो, सिर्फ एक ही पॉइंट पे रहते हुए उसकी मैग्नीट्यूड सेम हो, वेक्टर सेम रहे, तो फिर वो वेक्टर बाउंड वेक्टर होता है। उसको मतलब हम अपनी जगह से हटा नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज मैं बताता हूं आपको, स्लाइडिंग वेक्टर्स। वेक्टर स्लाइडिंग वो होता है जैसे एक ही लाइन के ऊपर आप वेक्टर को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये तस्वीर में एक ओ ए वेक्टर पहले नीचे है, फिर आपने उसी लाइन के ऊपर उस वेक्टर को उसी लाइन के डायरेक्शन में उठा के वहां से आगे कर दिया, हाँ, तो ये वेक्टर क्या कर गया, स्लाइड कर गया या शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह के वेक्टर को हम कहते हैं स्लाइड वेक्टर। लेकिन ना तो इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हुई है और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, ये बात याद रखनी है। स्लाइडिंग वेक्टर वो होता है जिसकी ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, वो उसी अपनी लाइन के ऊपर ही क्या करे, थोड़ा सा रिप्लेस हो जाए, थोड़ा सा आगे मूव कर दे या थोड़ा सा पीछे मूव कर दे, तो उस तरह के वेक्टर को हम कहते हैं स्लाइडिंग वेक्टर, ठीक है। तो इन ऐसा वेक्टर इन स्लाइडिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज शिफ्टेड अलोंग द ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
डायरेक्शन। तो स्लाइडिंग वेक्टर में ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगी ना ही डायरेक्शन चेंज होगी, सिर्फ होगा क्या कि वेक्टर अपनी लाइन के ऊपर ही थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, उसी लाइन के ऊपर रहेगा, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगी, डायरेक्शन भी सेम रहेगी, बस अपनी लाइन से थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि बाउंड वेक्टर में अपनी लाइन के ऊपर भी ये आगे वेक्टर को शिफ्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तीसरी जो यहां पर बात करेंगे वो है वेक्टर कैन बी मूव्ड फ्रीली। तो अगर फ्री वेक्टर की मोशन की बात की जाए तो ऐसा वेक्टर जो अपनी लाइन से, इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में फर्क नहीं आएगा। अगर वेक्टर को फ्रीली मूव करवा रहे हैं तो वेक्टर की चेंज विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में फर्क नहीं आएगा। सिर्फ होगा क्या कि वेक्टर अपनी ओरिजिनल लाइन से भी हट सकता है और अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन छोड़ के दूसरे पॉइंट पे भी जा सकता है। तो इस तरह के वेक्टर को हम कहते हैं फ्रीली मूव्ड वेक्टर। तो अभी तक बात हुई है तीन वेक्टर्स के बारे में। अगर वेक्टर की प्रॉपर्टीज को देखा जाए कि ऐसा वेक्टर भी होता है जो बाउंड होता है। बाउंड का मतलब है कि ना तो अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को छोड़ सकता है और ना ही वो अपनी डायरेक्शन को छोड़ सकता है। ठीक है, हाँ, स्लाइडिंग वो होगा जो क्या ऐसा वेक्टर होगा जो अपनी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही मूव कर सकता है, अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को तो छोड़ सकता है लेकिन जो उसका लाइन थी उस लाइन को वो नहीं छोड़ सकता। फ्रीली मूव में वो लाइन को भी छोड़ सकता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को भी छोड़ सकता है, लेकिन तीनों केसेस में ना तो वेक्टर की डायरेक्शन में चेंज आएगा और ना ही वेक्टर की मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। अच्छा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, अगर आपको कभी भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल नापना है ना, तो ये बात याद रखिएगा कि आपको वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, अच्छा, काइंडली 1-2 मिनट होल्ड कीजिएगा, यहां पर अजान हो रही है, मैं वो सुन लूं, काइंडली होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, काइंडली सुनिएगा मेरी बात। अच्छा, मैं इस पेज पे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस कर रहा था जिसमें मैंने बाउंड वेक्टर के बारे में बात किया जो कि ना तो अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को छोड़ सकता है बाउंड वेक्टर, और ना ही वो वेक्टर जो है वो अपनी लाइन को छोड़ सकता है। ठीक है, नंबर एक तो ये। और दूसरे अगर बात की जाए कि स्लाइडिंग वेक्टर की, तो स्लाइडिंग वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो अपनी लाइन को तो नहीं छोड़ सकता लेकिन वो सॉरी हाँ, अपने लाइन को तो नहीं छोड़ सकता लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को वो छोड़ के आगे की तरफ मूव कर लेता है। अच्छा, अगर तीसरी बात की जाए कि फ्रीली मूव वेक्टर की, तो वो अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को भी छोड़ सकता है वेक्टर, अपने लाइन को भी छोड़ सकता है, लेकिन वो वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी। मतलब अगर बेशक आप वेक्टर को मूव करवाते हैं, जो भी करते हैं, उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब चौथी बात यह है कि जब भी आपको दो वेक्टर्स के दरमियानी एंगल देखना होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि दो वेक्टर्स के दरमियानी दो तरह के एंगल हो सकते हैं, एक स्मॉलर एंगल हो सकता है और एक लार्जर एंगल हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आपने दो वेक्टर्स का दरमियानी एंगल देखना होगा, एक तो आपने दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करना है। मेरी बात को गौर से सुने कि दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, टेल टू टेल ज्वाइन करना है, और उसके बाद दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो स्मॉलर एंगल बन रहा होगा वो आपने दो वेक्टर्स का दरमियानी एंगल समझना है। ठीक है, पहले तो टेल टू टेल ज्वाइन करना है, फिर दो वेक्टर्स के दरमियान जो स्मॉलर एंगल बन रहा होगा वो एंगल आपने यूज करना है। अच्छा, जैसे अगर दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है, और उन दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं और उनके दरमियान कोलिनियर कौन से होते हैं, या तो वो पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं।
तो अगर दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो उनके दरमियान या तो एंगल 0 हो सकता है या फिर उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री हो सकता है। अच्छा, ग्राफिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी तक हम क्या क्या बात कर चुके हैं? अभी तक हम सिंपल सी बातें पहले कर चुके हैं। हमने वेक्टर की डेफिनेशन को पढ़ लिया है, और डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमने एक नेसेसरी कंडीशन का पता चला कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ साथ उसका वेक्टर के लॉज ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करना वो जरूरी है। फिर हमने डिफरेंट किस्म की वेक्टर की प्रॉपर्टीज को देखी कि बाउंड वेक्टर कैसा होता है, ठीक है, और स्लाइडिंग वेक्टर कैसा होता है, फ्री टू मूव वेक्टर कैसा होता है, और वेक्टर्स के दरमियान जब भी एंगल निकालेंगे तो किस तरह से एंगल निकाला जाएगा, वेक्टर के दरमियान किस एंगल को हम वेक्टर का दरमियानी एंगल समझेंगे, हम कि वो टेल टू टेल ज्वाइन हो और उनके दरमियान का शॉर्टर एंगल। अच्छा, ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ग्राफिकल मेथड में वेक्टर एडिशन के बहुत सारे रूल्स हैं। सबसे पहला जो है वो है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्राइंगुलर लॉ ये है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज जैसे ये एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और आप इनको सम करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से एक वेक्टर को स्लाइड करना है, ठीक है। फ्री वेक्टर को आपने इस तरह से, एक वेक्टर को फ्री वेक्टर बनाना है और उसको इस तरह से मूव करना है कि वो दूसरे वेक्टर के उस दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड से मिल जाए। अगर आपको ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करना है तो उसमें तरीका जो आपने अपनाना है वो ये करना है कि आप दूसरे वाले वेक्टर को इस तरह से फ्री टू मूव करवाएं कि दूसरे वाले वेक्टर की जो टेल है वो पहले वाले वेक्टर के हेड से जुड़ जाए, मतलब दोनों हेड टू टेल आपस में जुड़ जाएं। और जब दोनों हेड टू टेल जुड़ चुके होंगे फिर आपने जो रिजल्टेंट वेक्टर लगाना है, जो इस तरह की लाइन होगी जो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक होगी, ठीक है। तो वो वेक्टर उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। मतलब सिंपल जो हेड टू टेल रूल हम पढ़ाते हैं वो है कि आपने पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ देना है, और जब ये दोनों हेड टू टेल जुड़ जाएंगे तो फिर आपने पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर लगा देना है वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। इस तरह ये एक ट्राइंगल बनेगी, मतलब दो वेक्टर जिस तरह से ऐड हो रहे हैं तो ये क्या बनेगी, ट्राइंगल बनेगी। अब इसमें जब भी आपके पास कोई ट्राइंगल हो तो ट्राइंगल की डेफिनेटली तीन साइडें होंगी, है ना। तो अगर ट्राइंगल को इस तरह से अरेंज किया गया है कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे की टेल जोड़ दी गई है, ठीक है, तो जो दो साइडों के बाद जो तीसरी साइड होगी, तीसरी साइड इस तरह नहीं होगी कि दूसरे के हेड से तीसरे की टेल नहीं जुड़ी होगी, बल्कि दूसरे के हेड से तीसरे का हेड ही जुड़ा होगा। तो अगर इस तरह से है कि दूसरे के हेड से तीसरे का हेड ही जुड़ा हुआ है तो वो जो तीसरी वाली लाइन है वो आपके पास रिजल्टेंट होगा। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं, ये समझिएगा। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल बना दी जाए आपके पास, और ट्राइंगल में इस तरह से है कि पहले तीन साइडें हैं, पहले के हेड से दूसरे की टेल, ठीक है, फिर दूसरा वेक्टर लग गया, और तीसरा वेक्टर, तीसरी लाइन जो है वो इस तरह से है कि तीसरे का हेड जो है वो भी दूसरे के हेड से मिल रहा है, यानी कि तीसरे की टेल दूसरे के हेड से नहीं, तीसरे का हेड भी दूसरे के हेड से मिल रहा है। तो फिर जो होगा वो तीसरी वाली लाइन जो होगी वो रिजल्टेंट होगी। तो ये मैं नीचे एक अंग्रेजी में लाइन पढ़ता हूं, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आएगी। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, तो मतलब दो लाइनें जो हैं ट्राइंगल की वो दो वेक्टर्स हैं और टेकन इन ऑर्डर, मतलब उनको एक तरतीब में जोड़ा गया है कि पहले के हेड से दूसरे की टेल जोड़ी गई है। तो अब होना ये चाहिए कि दूसरे के हेड से तीसरे की टेल जोड़ी जाए, लेकिन नहीं, अगर आप दूसरे के हेड से भी तीसरे का हेड जोड़ देते हैं बजाय टेल के तो फिर वो तीसरी वाली लाइन जो होगी वो रिजल्टेंट होगी, ठीक है। तो देन द रिजल्टेंट और वेक्टर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो मतलब तीसरा साइड जो है वो तब रिजल्टेंट होगी अगर तीसरी साइड का ऑर्डर ऑपोजिट हो जाए। जैसे पहली साइड के हेड से दूसरे की टेल जोड़ दी, और अब होना यह चाहिए था कि अगर हम सेम ऑर्डर रखना चाहते हैं तो सेम ऑर्डर रखने के लिए तीसरे की टेल को दूसरे के हेड से जुड़ना चाहिए था। जैसे पहले के हेड से दूसरे की टेल जुड़ गई है तो ऑर्डर को सेम रखने के लिए तीसरे की टेल को दूसरे के हेड से जुड़ना चाहिए था। लेकिन अगर यहां पर ऑर्डर रिवर्स हो जाए, मतलब तीसरे की टेल दूसरे के हेड से जुड़ने की बजाय तीसरे का हेड ही दूसरे के हेड से जुड़ जाए, तो फिर वो जो तीसरी साइड होगी ट्राइंगल की वो उन पहली दोनों साइडों का रिजल्टेंट वेक्टर होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन में सिंपल आपने दो वेक्टर्स को हेड टू टेल ऐड कर रहे हैं, और उसमें जो तीसरी साइड होगी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किस तरह से पहचाना जाएगा कि उसका जो ऑर्डर है वो पहले दोनों से रिवर्स होगा। मतलब अगर पहले के हेड से दूसरे की टेल जुड़ रही है तो अगर तीसरे वेक्टर का हेड दूसरे के हेड से जुड़ जाए, मतलब टेल नहीं, तीसरे वेक्टर का हेड दूसरे के हेड से जुड़ जाए तो फिर वो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा तीसरे का, और वो तीसरी साइड जो है वो आपके लिए रिजल्टेंट वेक्टर होगी। तो अगर आप में से किसी को ये बात समझ ना आई है तो मुझे बता दे, मैं रिपीट कर देता हूं। काइंडली माइक ओपन करके आप मुझे बता सकते हैं।
एक दफा तो रिपीट कर लुकमान देना, साहब आसान ये हो रही थी जस्ट हमारी इस तरफ। तरह हेड रोल है वही है ना सारी सिंप्लीफिकेशन, और कोई नई चीज तो नहीं है ना इसमें जिस तरह उसमें ज्वाइनिंग करते हैं? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मुझे आवाज क्लियर नहीं आई। दो बंदों ने इकट्ठा क्वेश्चन पूछा है, पहले एक एक करके पूछें प्लीज। जी राव मुजम्मिल साहब, आप अच्छा पूछिएगा। सर, ऐसे है कि ये जो आपने पढ़ाया ना ट्रायंगल लॉ, ये जैसे हेड रूल होता है जिसमें, वैसे ही है ना सारा ये? हाँ बिल्कुल वैसे ही है, आप सही कह रहे हैं, हेड टू टेल रूल जैसा ही है। बस मतलब ये कि आपको एक ट्राइंगल दे दी जाती है, ट्राइंगल में 3 साइडें हैं, और वो ट्राइंगल में मैं कहता हूं कि बताएंगे जी इन तीनों में से कौन सी साइड बाकी दो का रिजल्टेंट है। मेरा सवाल समझ रहे होंगे आप। एक ट्राइंगल आपको दे दी जाती है, ट्राइंगल में 3 साइडें हैं, वो आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि इस ट्राइंगल में जो तीसरी कौन सी साइड ऐसी है जो बाकी दो का रिजल्टेंट है। जो जो साइड रिवर्स ऑर्डर में लगी होगी तो वो बाकी दो का रिजल्टेंट होगी। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है कि जैसे पहली साइड के साथ सपोज दूसरी साइड की, पहली साइड के हेड के साथ दूसरी की टेल जुड़ी हुई है, और अगर इसी ऑर्डर को कंटिन्यू करना है तो फिर तीसरे की टेल को दूसरे के हेड से जुड़ना चाहिए। लेकिन अगर रिवर्स ऑर्डर हो जाए, मतलब ये कि तीसरे का हेड तीसरे की टेल की बजाय तीसरे का हेड दूसरे के हेड से जुड़ जाए, मतलब तीसरे और दूसरे के अगर हेड्स आपस में जुड़े हैं तो फिर तीसरी साइड जो है वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होगी। मतलब ये कि 3 साइडों में से रिजल्टेंट पहचानने का तरीका ये है, ठीक है। तो जिस वाली साइड का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो जिस वाली साइड पे आके हेड टू टेल रूल फॉलो नहीं हो रहा ना, वो साइड जो है वो आपके लिए क्या है, वो साइड आपके लिए रिजल्टेंट है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझे बताइएगा, दोबारा पूछ ले अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई। ये जो मैं अभी बात रिपीट कर रहा हूँ ये अगर समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें। ओके होगा सर, बहुत कमाल लुकमान साहब, अच्छा क्या बात है सर। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, इसके बाद ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में मैंने पहले आपको ट्रायंगल लॉ पढ़ा दिया जो कि सिंपल लॉ है। आपको पता है कि उसमें हमें क्या करना है कि हमने वेक्टर्स को सिंपल हेड टू टेल जोड़ना है, दो वेक्टर्स को तो एक ट्रायंगल बन जाएगी। इसी तरह अगर दो वेक्टर्स को हेड टू टेल जोड़ के हम पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये देखिए, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक पी है और एक क्यू है, ठीक है। आपने क्या करना है कि क्यू के हेड से पी वेक्टर जोड़ देना है और पी के हेड से क्यू वेक्टर की टेल जोड़नी है। मतलब दो वेक्टर्स हैं, पहले पी और क्यू दोनों टेल टू टेल जुड़े हुए हैं। मेरी बात दोबारा सुनिएगा, दो वेक्टर्स हैं पी और क्यू, दोनों पहले टेल टू टेल जुड़े हुए हैं। अगर आप इस तरह से करें कि क्यू के हेड से पी की टेल जोड़ दें और पी के हेड से अगर क्यू की टेल जोड़ दें तो वो एक क्लोज पैरेललोग्राम शेप बन जाएगी, ठीक है। जब वो पैरेललोग्राम शेप बन जाएगी तो फिर आपने उसमें एक ऐसा डायगोनल लगाना है। डायगोनल आप समझते होंगे कि दरमियान वाली लाइन होती है। ऐसा डायगोनल लगाना है जो दोनों की टेल्स वाली साइड से शुरू हो और दोनों के हेड्स वाली साइड पे जाके खत्म हो। तो वो जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सॉरी, दरमियान में मीटिंग में ब्रेक आ गया था, मैं इसके लिए माजरत करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कोई कॉल वगैरह करते हैं ना मोबाइल के ऊपर तो उसकी वजह से मीटिंग में ब्रेक आ जाता है। अच्छा, मैं पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता रहा था। पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी टफ बात नहीं है कि आपने क्या करना है कि आपने पहले दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। जैसे ये वाली तस्वीर नजर आ रही है, दोनों वेक्टर्स की टेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर क्या करना है कि जो दूसरा वेक्टर है उससे दूसरे वेक्टर के हेड से पहले की टेल जोड़ दें, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे की टेल जोड़ दें, ठीक है। तो इस तरह ये एक पैरेललोग्राम मुकम्मल हो जाएगी। जब एक पैरेललोग्राम मुकम्मल हो जाए फिर आपने एक ऐसा डायगोनल लगाना है जो दोनों वेक्टर की टेल्स जहां पर ज्वाइन हो रही है ना वहां से होता हुआ, जैसे यहां पर दोनों की टेल्स ज्वाइन हो रही हैं, यहां से होता हुआ दोनों वेक्टर्स के जहां पर हेड्स ज्वाइन हो रहे हैं उस तरफ को हो वो वेक्टर, ठीक है। तो वो जो वेक्टर होगा जो दोनों वेक्टर्स की टेल से लेके दोनों वेक्टर्स के हेड्स की तरफ जाएगा वो डायगोनल वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मैं दोबारा बता देता हूं बात कि पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने पहले पैरेललोग्राम मुकम्मल किस तरह से करनी है कि आपने पहले दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल जोड़ दिया, फिर पहले वेक्टर के हेड से दूसरे की टेल जोड़ी, दूसरे वेक्टर के हेड से पहले की टेल जोड़ी, तो वो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ऑब्टेन होगा, आपने एक डायगोनल लगाना है जो दोनों टेल्स वाली साइड से शुरू हो और दोनों हेड्स वाली साइड तक जाए। दोनों के टेल्स वाली साइड जहां पर कॉमन पॉइंट है टेल्स का वहां से शुरू हो और दोनों के हेड्स का जहां पर कॉमन पॉइंट है वहां तक जाए, तो वो डायगोनल वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। तो इस तरह से पैरेललोग्राम में आप रिजल्टेंट वेक्टर को इस तरह इंडिकेट कर सकते हैं। सपोज आपके पास यहां पर एक डायग्राम बना दी जाती है और उस डायग्राम में यहां पर भी एक साइड आपको शो कर दी जाती है, दो डायगोनल लगा दिए जाते हैं। तो ऐसा डायगोनल जो दोनों की टेल से लेके दोनों के हेड्स वाले पॉइंट की तरफ जाएगा वो रिजल्टेंट होगा।
ऐसा वेक्टर रिजल्टेंट नहीं होगा जो किसी इसके अलावा किसी और डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट नहीं होगा। जैसे आप फर्ज को दूसरे वाला डायगोनल लगाते हैं वो रिजल्टेंट नहीं होगा क्योंकि वो हेड टेल से शुरू हो रहा है और हेड टेल पे खत्म हो रहा है। तो पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट वो होता है जो दोनों टेल से स्टार्ट हो और दोनों हेड्स पे जाके खत्म हो, वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है, अच्छा ये तो सिंपल सी बातें थी। अब ना बड़ी अहम बात, अब इस लेक्चर का बड़ा अहम हिस्सा स्टार्ट हो रहा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों और उसको ऐड करने का उमान कोई। साहब एक क्वेश्चन है मेरा सर। जी जी। अच्छा सर, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हम लेते हैं ये एंगल पे डिपेंड करता है, ये किस तरह करता है एंगल पे? सॉरी मुझे बात का क्लियर, किस किस एंगल की बात कर रहे हैं, ये बात समझ नहीं आई। वेक्टर है कि एंगल पे डिपेंड करता है, दो वेक्टर लिए जाए तो उनके दरमियान एंगल जो बने उससे डिपेंड करता है। अब मैं रिजल्टेंट आपको वेक्टर का बताता हूँ, एंगल के साथ अभी कोई तक जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा है ना, है? हमने जस्ट ग्राफिकल चीज पढ़ी है। ग्राफिकल में ये देखा जाता है कि वेक्टर को लगाना कैसे है। ठीक है, उसमें उसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या एंगल का जिक्र नहीं आएगा। ठीक है, अब जो मैं पढ़ाऊंगा ना, अब मैं इसके फार्मूले पढ़ाऊंगा। फार्मूले में आपको पता चलेगा, फार्मूले में हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, उसकी डायरेक्शन को, एंगल को फाइंड करेंगे। तो वहां पर आपको ये सारे जो है ना मैथमेटिकल वैल्यूज फाइंड होगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड होगी। ठीक है, इससे पहले जस्ट वेक्टर को जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन है या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, उसमें वेक्टर्स की कोई मैग्नीट्यूड या वेक्टर की, मैंने ये जो बात है दूसरी ये वाली बात नहीं की गई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की कोई बात नहीं है। वो जस्ट एक वेक्टर को ग्राफिकली पेज के ऊपर आपके पेंसिल और आप समझे कि पेज के ऊपर एक ड्रा करने का तरीका है, जस्ट उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिस्कस नहीं किया। जो आप बात कर रहे हैं एंगल की या न्यूमेरिकल वैल्यूज की, वो आप डिस्कस होंगी, उसको एनालिटिकल मेथड कहते हैं। वो मैं सारी अभी अभी बताता हूं आपको। ठीक है, तो ये देखें, ये एक वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर P है और एक Q है। अगर उन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करें और उनके दरमियान एंगल थीटा बने, मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है ना, वो उनकी टेल टू टेल ज्वाइन करने से उनके दरमियानी एंगल आता है। ठीक है, तो अगर आप दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं और उन दोनों का दरमियानी एंगल थीटा है, तो आपको उनके रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से निकल सकती है जो आपके सामने फार्मूला शो हो रहा है, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। इसमें p जो है वो p वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, q जो है वो q वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, थीटा जो है वो p वेक्टर और q वेक्टर के दरमियान का एंगल है। हाँ, अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल फाइंड करना है जो उसने p वेक्टर के साथ बनाया, जिसको मैंने अल्फा से शो किया, ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए बनाया गया। अगर ये एंगल फाइंड करना है तो ये किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स q sin थीटा ओवर p प्लस q cos थीटा। उसके लिए ये फार्मूला आप यूज करेंगे। तो मैं भी जो बात बता रहा हूं कि अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर की न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड निकालनी है, आपको दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड दे दी गई है और दोनों वेक्टर का दरमियानी एंगल दे दिया गया है। दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स और दोनों वेक्टर्स का दरमियानी एंगल दे दिया गया है। तो फिर आप रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाल सकते हो, आप इस फार्मूले से रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। और रिजल्टेंट वेक्टर और p वेक्टर के दरमियान के अगर आपको एंगल निकालने का कहा जाए तो वो अल्फा एंगल होगा। ठीक है, और अल्फा एंगल आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, tan इनवर्स q sin थीटा और p प्लस q cos थीटा। ये जो अल्फा एंगल है ये p वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के दरमियान है। अच्छा हाँ, अगर कोई ये कहे कि आप रिजल्टेंट और q वेक्टर का दरमियानी एंगल निकालें तो वो कैसे फाइंड होगा, कोई बंदा मुझे बता सकता है? कोई माइक ओपन करके मुझे ये बात बताए कि अगर आपसे कोई ये कहे कि आप रिजल्टेंट और क्यू के दरमियान का यानी कि एंगल निकालें, जो हमने निकाला है वो रिजल्टेंट और पी के दरमियान का है, अगर कोई आपसे कहे कि रिजल्टेंट और क्यू के दरमियान का कोई एंगल निकालने का कहा जाए तो फिर आप कैसे निकालेंगे, ये कोई बता सकता है मुझे माइक ओपन करके? अल्फा माइनस थीटा कर देंगे। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो हम क्या कर देंगे, हम थीटा में से अल्फा माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल एंगल थीटा है ना, तो उसमें से ये अल्फा जो एंगल है ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो फिर क्यू वेक्टर के साथ उसका एंगल हमें ऑब्टेन हो जाएगा। मतलब ये दो फार्मूले जेन में रखने हैं, इसको एमसीक्यूज में हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद अब इसके डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं। सबसे पहला केस ये है कि सपोज दोनों वेक्टर जो है ना वो सेम डायरेक्शन में है। मैं कह रहा हूं ऐसे सपोज करें कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, उनका थीटा 0 है, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो उसमें थीटा 0 की डिग्री कर देंगे, तो उसमें आपको पता है कि ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बन जाएगा, जो कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो p प्लस क्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन जो है, अब ये इस तरह जब दोनों के दरमियान 0 एंगल होगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का होगा, p प्लस क्यू होगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है, अल्फा फाइंड करना है, तो इस केस में जब आप थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो आपका जो एंगल अल्फा है वो भी 0 डिग्री ही आएगा। मतलब जिस अगर p और q पैरेलल हैं तो उनका रिजल्टेंट भी p और q के क्या है, पैरेलल है।
ठीक है, तो P की डायरेक्शन, Q की डायरेक्शन और रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में ही होगा। हाँ, अगर P और Q आपस में परपेंडिकुलर हो तो फिर आपका थीटा 90 आ जाएगा, फिर आप R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर आएगा, क्योंकि cos 90 जीरो हो जाता है, तो फिर रिजल्टेंट का ये फार्मूला आ जाएगा। और इस केस में जो उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट और पी के दरमियान का एंगल अल्फा है, वो आप टेन इनवर्स क्यू ओवर पी वाला इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन का जो फार्मूला था उसमें जहां पर 90 आना था तो साइन 91 हो गया और नीचे कॉस 90 जीरो हो गया, तो इसलिए अल्फा सिर्फ टेन इनवर्स क्यू ओवर पी के इक्वल रह जाएगा। ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। हाँ, अगर वेक्टर्स अपोजिट इन डायरेक्शन हो तो फिर क्या होगा? अगर वेक्टर्स अपोजिट इन डायरेक्शन है तो फिर डेफिनेटली आपका जो एंगल होगा वो पाई रेडियन या 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और cos 180 डिग्री आपको पता है कि -1 के इक्वल होता है, तो इसलिए जो प्लस 2pq था ये -2pq हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो p माइनस क्यू के इक्वल आएगा, और इस केस में मैग्नीट्यूड जो है वो कितनी होगी? वो होगी मिनिमम मैग्नीट्यूड हो जाएगी, ठीक है। और इस केस में भी आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो डिपेंड करेगा कि वो किस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर P की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट P की डायरेक्शन में होगा, अगर Q की मैग्नीट्यूड ज्यादा थी तो रिजल्टेंट Q की डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर भी मैथमेटिकली उसका जवाब जीरो ही शो हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये केस समझ आ रहे होंगे। अगर दोनों पैरेलल हैं तो फिर क्या कंडीशन होगी, परपेंडिकुलर में क्या होगी, और एंटी पैरेलल में क्या कंडीशन होगी। अच्छा, इसके बाद चौथा केस ये है कि अगर दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो जाए, मतलब P और Q आपस में सेम मैग्नीट्यूड के हैं, चाहे उनके दरमियान कोई भी एंगल है, तो उस केस में अगर मैंने Q की जगह पे भी P पुट कर दिया तो उस केस में आप देख सकते हैं कि फार्मूला जो बना है वो है 2p स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। और 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा पे अगर आप मैथमेटिकली हाफ एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करें तो इसकी जगह पे आता है 2 cos के थीटा बाय 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा 2p cos थीटा बाय 2। क्या आंसर आएगा? 2p cos थीटा बाय 2 यहां से इसका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ आ गई होगी, अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल है तो फिर उनका जो रिजल्टेंट होगा